नमस्कार एंड वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक डायरी, जहां पर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और यदि आप भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिप्लोमेटिक डायरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड है, दूसरा इजराइल, मिडिल ईस्ट और इंडिया से रिलेटेड है। यदि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन का जो इशू है उसको डिस्कस करें तो जब आने वाले जो 4 से 5 साल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिशन ये रही थी कि पाकिस्तान आर्मी का कोई चीफ बनता था, उसका टेन्योर खत्म होता था और उसके बाद दूसरा जो आर्मी का चीफ आता था। तो यानी क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो है कि रूल है पाकिस्तान को वो मिलिट्री के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए जो पाकिस्तान की आर्मी का चीफ जो होता है वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए बहुत ही एक महत्व इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन आसिम मुनीर जब से आर्मी का चीफ बना है तो उसने ये कसम खाई है कि कोई ना कोई पाकिस्तान को जो है कि बड़ा एक जो झटका दे के जरूर जाएगा। लगभग नवंबर के एंड के अंदर आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने थे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान की किस तरीके से हार हुई थी, टोटली पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था और बार बार अमेरिका को क्रेडिट दिया था कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। इवन पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं जो डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज के अंदर फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा ही बचाया गया है। तो अभी आसिम मुनीर जो है कि फील्ड मार्शल से प्रमोशन लेके सीडीएस बन गए, यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सीडीएस बन गए हैं। और सीडीएस बनने के बाद जो शपथ ली थी उन्होंने उस शपथ के अंदर इंडिया को दोबारा धमकी दी है कि इंडिया यदि दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई ऑपरेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट कंडक्ट करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब बहुत ही है जो सख्ती के साथ देगा। और आसिम मुनीर का जो कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस का पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो अमेरिका है। और ये अब पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन की जो एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब पाकिस्तान अमेरिका के नज़दीक गया है सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो पाकिस्तान का ही हुआ है। चाहे और यदि इसका मैं लेटेस्ट एग्जांपल दूँ तो हम अफगानिस्तान के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को हेल्प की थी और एंड के अंदर जो है कि आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए ही सरदर्द बन चुका। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान ने उसे, तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने इसे इस्लाम की जीत बताया था। लेकिन आज जो है कि तालिबान ने पाकिस्तान के नाक के अंदर ही दम कर रखा है। और यदि इंडिया की बात करें तो तालिबान इंडिया के लिए वो कर रहा है जो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तालिबान सरकार आए थे, जब तालिबान पावर में आया था तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो सिरदर्द यही था कि ये ना हो कि तालिबान पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके इंडिया में आतंकवादी भेजना स्टार्ट कर दे। लेकिन हुआ इसके अपोजिट। आज वही तालिबान टीटीपी को सपोर्ट करता है, तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान। जो टीटीपी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर लागू किया है। तो तालिबान इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस बात को हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक तरफ पाकिस्तान को फेस कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना है और तीसरी तरफ अब बांग्लादेश भी जो है कि एक थ्रेट की तरह इंडिया के लिए काम करेगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर आज कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। जब तक शेख हसीना पावर में थी तो इंडिया के बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे थे और शेख हसीना का जो टेन्योर था उस टाइम में इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन थे उसे जो गोल्डन रिलेशन का जो टेन्योर भी माना जाता है। तो आज जो अफगानिस्तान है, यदि अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान इंडिया के लिए एक प्लान बी की तरह काम करेगा। ये अफगानिस्तान के जो सोल्जर हैं, अफगानिस्तान की जो आर्मी है, ये कोई ट्रेंड सोल्जर नहीं है, ये लड़ाके हैं, कबीले हैं, ये मरना जानते हैं और मारना जानते हैं। इन्हें कोई 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इन्हें ना गूगल चाहिए, इन्हें ना टेस्ला चाहिए, इन्हें दो ही चीज़ चाहिए, सिर्फ भरपेट खाना और इनकी गाड़ी के ऊपर मशीन गन टेक दे। इसी से पाकिस्तान की आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो खुदा न खास्ता यदि भविष्य के अंदर इंडिया को यदि ऐसी कोई चैलेंज को फेस करना पड़ेगा जहाँ पर इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ जो है कि वॉर को फेस करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे इंडिया अफगानिस्तान को एज ए प्लान बी की तरह एक्टिवेट कर सकता है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये इस चीज़ का हमें भी मालूम है कि हम अफगानिस्तान को 5th जनरेशन का फाइटर जेट तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन कम से कम जो मशीन गन की इनकी जरूरत होती है उसकी हम पूर्ति जरूर कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इवन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो फ्रेंडशिप का एक जो सिंबल था उसको भी अफगान जो फोर्सेज है उसने उड़ा दिया है। अफगानिस्तान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर है बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आसिम मुनीर के अंदर जो कॉन्फिडेंस है इसका रीजन सिर्फ यही नहीं है कि उसे पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका से डॉलर आ रहा है, IMF से लोन मिल रहा है। अभी अमेरिका ने जो है कि पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर जेट है उसको अपग्रेड करने के लिए एक जो लोन भी पास किया है। ये रीजन सभी एक तरफ है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन एक और है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अंदर आज हम सभी को मालूम है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है
और जो एक रेडिकलाइज गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर है। और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रिलेशन इंप्रूव करके अपना जो 1971 का जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान का, और ईस्ट जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान बना था, उसी का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। और इसके जो लेटेस्ट एग्जांपल है, हमने पास्ट में भी देखे थे किस तरीके से बांग्लादेश के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको लेके जो है कि भड़काऊ स्पीच दे रहे थे चिकन कॉरिडोर को लेके। तो ये कुछ ख्याली पुलाव है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही जो इसको पका रहे हैं, लेकिन इनका कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकलना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब पाकिस्तान और अमेरिका पास में आए हैं तो इस भाईचारे का जो सबसे जो बड़ा नुकसान होगा वो हमेशा पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। तो एंड में मैं ये कहूँगा कि जो आने वाले 4 से 5 साल जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, जो एक अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है। इजराइल ने, हम सभी को मालूम है कि जो गाजा का जो टोटल एरिया है उसके अंदर 50% से ज़्यादा जो एरिया है उसके ऊपर इजराइली फोर्सेज का कंट्रोल है। और जब ट्रंप ने जो सीज फायर साइन करवाया था हमास और इजराइल के बीच, उसी टाइम के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसे 20 पॉइंट का पीस प्लान भी बोलते हैं। और उसी के तहत गाजा को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, एक रेड जोन था, एक ग्रीन जोन था, और बीच के अंदर एक येलो बॉर्डर खींचा गया था। और जो ग्रीन जोन है आज उसके अंदर जो है टोटल वो कंट्रोल इजराइल फोर्सेज के अंडर में आता है। और वहीं पे इजराइल ने अपनी पोस्ट बनाना शुरू कर दी है, यानी कि इजराइल का इनडायरेक्टली ये कहना है, इवन इनडायरेक्टली नहीं, जो इजराइल की जो फोर्सेज हैं उसके जो चीफ है उसके द्वारा भी ये बात को स्वीकार किया गया कि इजराइल इस येलो लाइन से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि जो पीस प्लान तैयार किया गया था उसके अंदर इस बात को मेंशन किया गया था कि इजरायली फोर्सेज हमेशा के लिए गाजा में नहीं रहेंगी, वो धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। लेकिन जो अमेरिका की जो शुरू से इंटेंशन थी, अमेरिका भी यही चाहता था। इवन ट्रंप ने एक बार जो मीडिया से बात करते हुए इस चीज़ को मेंशन किया था कि जो गाजा के जो सिटीजन है उन्हें बाहर कहीं स्थापित किया जाएगा और जो टोटल जो गाजा है उसके अंदर जो कंट्रोल है वो इजरायली फोर्सेज का रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री जो अमेरिका के जो फेवर के अंदर, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, इवन यूएई ने तो अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल को मान्यता भी दे रखी है। तो अगर ऐसा होता तो शायद ये जो मिडिल ईस्ट की ज़्यादातर कंट्री हैं जो अमेरिका फ्रेंडली कंट्री है, ये अमेरिका की अगेंस्ट हो जाती। लेकिन अभी इनडायरेक्टली जो अमेरिका और इजराइल ने वही किया है जो दोनों कंट्री चाहते थे, यानी 50% से जो ज़्यादा का रीजन है वो इजराइल फोर्सेज के कंट्रोल में रहेगा। यदि इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को डिस्कस करें तो जितनी जल्दी मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आएगी उतनी ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छा होगा। आईमैक कॉरिडोर जो इंडिया ने G20 सम्मेलन जब इंडिया ने 2023 में होस्ट किया था तो उसी टाइम दुनिया के सामने रखा था। और आईमैक कॉरिडोर का जो मेन पर्पज इंडिया के इस आईमैक कॉरिडोर के पीछे है वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी को काउंटर करने के लिए है। और जो आईमैक कॉरिडोर है वो इंडिया से मिडिल ईस्ट से होता हुआ यूरोप से इंडिया को कनेक्ट करेगा। और ये अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट में है, ग्राउंड लेवल पर इससे रिलेटेड कोई जो है कि काम नहीं हुआ है। तो जब तक मिडिल ईस्ट के अंदर शांति नहीं होगी तब तक ये आईमैक कॉरिडोर है इसका जो इससे रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, आज जो मेजोरिटी ऑफ लेबर क्लास है वो इंडिया की मिडिल ईस्ट के अंदर काम करती है। और यदि एक रफ जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो 2024 के अंदर लगभग इंडिया में जो रेमिटांसेज आए थे, यानी जो इंडिया के सिटीजन है बाहर जाके काम करते हैं और वापस इंडिया के अंदर जो पैसा भेजते हैं वो लगभग 129 बिलियन US डॉलर था। और इसमें से 39 to 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो मिडिल ईस्ट से आया था। यानी कहने का मतलब ये कि 40% रेमिटांसेज मिडिल ईस्ट से आया था। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर शांति होना इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है। आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया है। पहला, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन है कि आसिम मुनीर के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, किस तरीके से अमेरिका उसको सपोर्ट कर रखा है और किस तरीके से आसिम मुनीर बांग्लादेश से मिलके जो 1971 का जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमने मिडिल ईस्ट से रिलेटेड डिस्कस किया था कि जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी तब तक इंडिया का आईमैक कॉरिडोर है वो एक सिर्फ सपना ही रहेगा। और यदि आप भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं और डिप्लोमेटिक डायरी चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया तो डिप्लोमेटिक डायरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।